नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। देखिए, इस बात को हम सभी मानते हैं कि सेहत है तो जिंदगी है ना। पर अपने पर नजर रखना आज की जरूरत है। अपनी बॉडी के साइंस को पहचानना आसान नहीं होता क्योंकि कई बार बीमारियां दबे पाव आती है। ऐसी ही एक बीमारी है ओवेरियन कैंसर। ये बीमारी सिर्फ महिलाओं में होती है और ICMR के मुताबिक ओवेरियन कैंसर महिलाओं में होने वाला तीसरा सबसे बड़ा कैंसर है। सितंबर का महीना ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने लोगों में ओवेरियन कैंसर को पहचानने और उसको जागरूकता फैलाने की शुरुआत की है। ICMR के मुताबिक बढ़ती उम्र के साथ इसका खतरा बढ़ता है। 35 के बाद खतरा बढ़ता है और 55 से 64 के बीच खतरा चरम पर रहता है। जो एक्ट्रेस है मनीषा कोइराला, वो भी इसी से पीड़ित हुई थी। आज भी देश में कई महिलाएं इससे जूझ रही हैं। कई महिलाओं को तो पता भी नहीं है कि उन्हें ये बीमारी है और बिल्कुल लास्ट स्टेज में इसका पता चलता है। इसके लक्षण काफ़ी देर से पता चलते हैं, इसका ये भी एक रीज़न है। तो आज हम ओवेरियन कैंसर के बारे में जानेंगे, क्या है ये बीमारी, क्या है इसके लक्षण और कैसे अपना बचाव हम कर सकते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनोज शर्मा जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज आपका श्रेष्ठ भारत में। और हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर निकिता त्रेहान जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर निकिता, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर निकिता, आज हम ओवेरियन कैंसर के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप बताएं क्यों ओवरी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक महिला की बॉडी में। एक औरत को जो औरत बनाता है, जो सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो ओवरी से सिक्रीट होते हैं। हर महीने एक अंडा रिलीज होता है और वो अंडा रिलीज होके आता है आपके ट्यूब में। उसी अंडे के रिलीज होने से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि आपका ब्रेन हेल्थ, बोन्स, कॉग्निटिव एबिलिटीज, स्किन, हेयर, हर एक ऑर्गन को एस्ट्रोजन की जरूरत है। One of the organ that responds is the uterus, जो उसको रिस्पॉन्ड करके लाइनिंग गाड़ी होती है और अगर बच्चा नहीं आया तो माहवारी आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको एक औरत बना रही है, वरना उसका सिर्फ बच्चे फंक्शन नहीं है, बाकी चीजों के लिए भी है। आपके पूरे बॉडी के लिए उसकी हार्मोन्स बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आजकल जब यूट्रस निकालने की सर्जरी भी करते हैं, अगर हम हिस्टेरेक्टोमी भी करते हैं तो देते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी जो हार्मोन्स हैं वो उसकी दिक्कतें, हॉट फ्लशेस, मूड, हड्डियां कमजोर वगैरह। इसका फ्लिप साइड है कि क्योंकि हम ओवरीज छोड़ देते हैं इसीलिए आगे जाके उसके अंदर कोई दिक्कतें आ सकती हैं। तो जैसे आपने सुना होगा एंजेलिना जोली वगैरह कि अगर उनकी जेनेटिक हिस्ट्री जो है ओवेरियन कैंसर की, उन लेडीज में हम केवल उन लेडीज में ओवरीज भी निकालते हैं। बिल्कुल, चलिए हम और इसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर मनोज शर्मा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी अब। सर, हम ये जानना चाहेंगे, आप बताइए कि ओवेरियन कैंसर, आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, बताइए कितनी बड़ी समस्या है आज हमारे देश में। देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में, आपको पता था गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स में पहले कैंसर सर्विक्स हुआ करता था, फिर अब लेडीज में ब्रेस्ट हो गया है, पर अभी भी ग्रामीण अंचलों में कैंसर सर्विक्स है। पर पिछले 40 साल के 50 साल के मेरे कैरियर में मैंने पिछले 15 साल से जो ओवेरियन कैंसर की बरसात होनी देखी शुरू हुई है, बरसात कह रहा हूं मैं प्रतिदिन कम से कम 35, 40, 70 कीमोथेरेपी ओवेरियन कैंसर के पेशेंट को दिया करता था और दिस वाज वेरी शॉकिंग। और उस समय तो हमारे ओवेरियन कैंसर की कीमोथेरेपी बहुत ही, आज के जमाने से यदि देखें तो बहुत सिंपल होती थी। प्रश्न ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न ये है कि महिला की स्वास्थ्य की तरफ से जो अनदेखी की जा रही है हर लेवल पे, उसका कारण है कि ये आपने कहा ना, इसका डिटेक्शन लेट होता है। क्यों होता है भाई? आप महिलाओं के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल चेकअप का एक प्रावधान करिए। कैंसर सर्विक्स की स्क्रीनिंग की बातें अभी थोड़े दिन से शुरू हुई हैं। कैंसर सर्विक्स के HPV वैक्सीनेशन के लिए जब वो पारसी है, जब वो कोविड की वो बना रहा था वैक्सीन, तो हमने कहा भाई आप हमें नोनावेलेंट वैक्सीन बना के दीजिए। तो ये अनदेखी है महिला के स्वास्थ्य की तरफ से, वो घर से भी निग्लेक्टेड, हेल्थ से भी निग्लेक्टेड, पहली चीज।
दूसरी चीज, इसके कई कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं, उसमें एक हम कहते हैं गायनेकोलॉजिकल हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं इन्फेक्शन जो है यूट्रस से चढ़ के फैलोपियन ट्यूब में जाके वहां पे इन्फेक्शन कराता है। दूसरा एक अनुवांशिक हेरिडिटरी कैंसर की बात चली है, जो कि सच में है। जिन फैमिलीज में ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर्स हैं, मेल्स को प्रोस्टेटिक कैंसर्स हैं, उसमें संभावना बढ़ती है। और मेरे बहुत सारे रेडियो टीवी प्रोग्राम्स में जो लोग सवाल पूछते थे, वो पूछते थे कि मेरे मौसी को भी हुआ, माँ को भी हुआ, और बहन को खतरा है क्या। तो ये जेनेटिक स्क्रीनिंग तो करना बड़ा मुश्किल है इस वक्त, पर कम से कम हम और मीडिया प्रोग्राम्स करके कम से कम गायनेकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर हमको ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, फीमेल फीटिसाइड एक तो बच्चों का है, फीटिसाइड है, और एक फीमेल होमिसाइड है, जहां पे महिला की हेल्थ को निग्लेक्ट करके उनकी डेथ्स, मतलब थोक के भाव, आप सर्वाइकल कैंसर ले लीजिए, ब्रेस्ट कैंसर ले लीजिए, आप ओवेरियन कैंसर ले लीजिए, है लेट स्टेज में आते हैं। क्यों लेट स्टेज में आ रहे हैं? क्योंकि हमारा मीडिया इसके ऊपर बात नहीं करता है। हमारे हॉस्पिटल्स में इसके लिए एजुकेटिव मटेरियल नहीं है। LNJP हॉस्पिटल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से हम कई तरह की किताबें मुफ्त बांटते थे, और इसके लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामने आए, उन्होंने हमारे क्या कहते हैं किताबें मुफ्त छपवा के, हजारों में छपती थी वो किताबें, अभी भी मेरे पास पड़ी हुई, मैं अभी भी बांट रहा हूँ। हमने CDs बनवाई दिल्ली सरकार की तरफ से, हमने उन्हें केबल ऑपरेटर्स पे दिखाया। तो हमें इसके बारे में, कैंसर के बारे में जागरूकता करनी है। लेट स्टेज में जो मरीज आती है, स्टेज 3C करके आती हैं, और उसमें उनकी लाइफ आप कहीं भी लिटरेचर में पढ़ लीजिए, पर्सनल एक्सपीरियंस में, 35 महीना, 33 महीना, 30 महीना, शुरू में वो गायब हो जाए। अच्छा, उसके बाद जब लेट स्टेज में आती हैं तो आप सिम्टम्स देखिए, लक्षण कितना कष्ट देते हैं। पहले उसको भूख लगना कम होगा, फिर पेट में पानी भरना शुरू होगा। आप एज की बात कर रहे हैं, यहाँ यंग एज में ओवेरियन कैंसर्स आते हैं, और ओवेरियन कैंसर्स एक ही तरह की हिस्टोपैथोलॉजी नहीं होती है। जवान लड़कियों में जिनकी शादी नहीं हुई, उनमें दूसरे टाइप के ओवेरियन कैंसर्स आ रहे हैं, जिनको लेके बड़ी परेशानी होती है। जो गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट है वो सोचता है क्या करें, कैसे ओवरी बचाएं, क्या लड़की की शादी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। और इसका सिर्फ डॉक्टर मनोज और डॉक्टर निकिता हम बात कर रहे हैं तो ये पढ़ते खुल रही हैं कि कितनी बड़ी ये समस्या है, और इसी वजह से हम हर हफ्ते अलग अलग इस तरह की चीज़ों पर बात कर रहे हैं। हमारा मकसद भी ये है कि हम लोगों को, महिलाओं को, परिवारों को अवेयर कर पाएं। डॉक्टर निकिता, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसे कि सर बता रहे हैं कि बहुत लेट पता चलता है, तो लक्षण इसके क्या लेट पता चलते हैं? क्या लक्षण होते हैं ओवेरियन कैंसर के? ये एक्चुअली सर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये बहुत लेट पता इसीलिए चलता है क्योंकि जो यूट्राइन कैंसर होता है या सर्वाइकल कैंसर होता है, उसमें ब्लीडिंग वगैरह ही हॉस्पिटल चली जाती है, डॉक्टर के पास चली जाती है। वेरएस जब ओवेरियन कैंसर होता है तो वो अंदर ही अंदर ग्रो होता रहता है, और क्योंकि हमारे कंट्री में कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग, ईयरली अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं है, तो वो फिर लेट में आता है। उसको भूख है, अर्ली सटाइटी जिसे हम बोलते हैं कि पेट भर गया जल्दी, खाना, वजन लॉस हो रहा है, तो वो लक्षण जो होते हैं वो काफी लेट आते हैं, जब वो पूरा आंतड़िया यहाँ वहां सब जगह फैल गया होता है। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप के ओवेरियन कैंसर्स होते हैं, जैसे सर बता रहे थे। यंग एज में अलग किस्म के होते हैं, और बाद में जाके जो है वो अलग किस्म है। तो जो यंग एज के कैंसर होते हैं उनमें हमारे को ज्यादा जो डिलेमा होता है वो ये होता है कि अगर हमने उनकी ओवरी अभी हमने निकाल दी, दोनों ओवरी यूट्रस सब निकाल दिया, तो वो आगे माँ कैसे बनेगी और सर्वाइव भी करेगी, तो और एक तरफ उसका सर्वाइव रिप्रोडक्टिव नीड्स है। तो वो बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए हम एक ओवरी जो ग्रस्त होती है वो निकालते हैं, और उसको आगे रेडियो या बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर मनोज का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर मनोज, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, और आप ये भी सवाल, डॉक्टर्स भी ये सवाल पूछते हैं, आपने पहले क्यों नहीं आए? अगर आपको कुछ फील हो रहा था तो आपकी तरफ से आप क्या सजेस्ट करते हैं?
हर साल, क्योंकि हम सीबीसी करा लेते हैं, हम शुगर कराते हैं, हम विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सालाना महिलाओं को क्या चीज़ करानी चाहिए, कौन सी स्क्रीनिंग करानी चाहिए? देखिए, हम वही बातें करते हैं जो हम सोचते हैं कि वेस्टर्न मीडिया, जो वेस्टर्न लिटरेचर से हमें मिला है, हम उसके बारे में बात करेंगे तो हम बड़े ग्रेट हो जाएंगे। अरे ये देश में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और उस विस्फोट के चलते महिलाएं जो हैं आपके अस्पताल में दर दर की ठोकरें खाती हैं। कभी बच्चे डिलीवर करा रही हैं, कभी बच्चे के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, कभी उसमें। अरे हम इसको अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग कहते हैं। जब वो आए तो उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप का टेस्ट आप उसी समय करवा दीजिए, जो कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, मैं जब LNJP में था, हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट था, तो उसमें हम ये HPV के टेस्ट जो सर्विक्स के होते हैं वो कर लेते थे, और दूसरे अल्ट्रासाउंड तो होता ही है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में बेसिकली जो हमें एक पूरी महिला का जो टेस्ट करना है, उसमें पैप्समियर है, कॉल्पोस्कोपी है, जो मैरिड वुमन है वेजाइनल अल्ट्रासाउंड है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है, ब्रेस्ट की मेमोग्राफी है यदि 35 साल की उम्र से ज्यादा है तो, नहीं तो अल्ट्रासाउंड होता है, CBC KFT LFT तो कराना जरूरी है। और इसके अलावा जिसके लोग एग्री नहीं करते हैं, पर मैंने एक शॉर्ट स्टडी की थी, उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था कि सिंपल टेस्ट है CA-125, जबकि CA-125 एक ब्लड से लिया हुआ सैंपल होता है, उसमें भी बहुत सारी फैलेसीज हैं। इसलिए एक नया टेस्ट ऐड हुआ है जिसको HE4 कहते हैं, और जो HE4 इस समय इंडिया में बहुत महंगा है। जब HE4 और CA-125 दोनों कंबाइन कर देते हैं तो करीब करीब श्योरिटी हो जाती है कि एपिथेलियल ट्यूमर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो जाते हैं। इसके अलावा जो इन्होंने बताया कि अर्ली एज वाले जो नॉन एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए दूसरे इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। तो अस्पतालों में आजकल ये इन्वेस्टिगेशन लगभग अवेलेबल है, नहीं तो लैब्स में अवेलेबल है। अरे साल में एक बार ये टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं है। अल्ट्रासाउंड में हम गॉल ब्लैडर भी देख लेते हैं, क्योंकि विमेन में गॉल ब्लैडर कैंसर का भी बहुत इंसिडेंस आजकल बढ़ गई है। तो आप देखिए ना, हमें टारगेट किसको करना है? हमें उन विमेन को टारगेट करना है जो कि वल्नरेबल है, नंबर 1, जो कि बहुत नॉट सो एजुकेटेड है, जो अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस नहीं है, जो वो नहीं कहते नो आई हैव टू हैव माय चेकअप, एनुअल चेकअप, उनका नहीं करना है। जो हॉस्पिटल जाने वाली विमेन है, और आप जाके देख लीजिए गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में लोगों को, वहां के डॉक्टर्स को सांस लेने की टाइम नहीं होता। आप वहां पे अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग करिए। यदि आपको विमेन को बचाना है तो टाइम और मनी और रिसोर्सेज स्पेंड करने पड़ेंगे। जैसे दिल्ली सरकार ने कॉल्पोस्कोपी शुरू की थी कैंसर सर्विस के लिए, 9 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में गायनेकोलॉजिस्ट को बुला के हमने ट्रेन कर दिया। कितना फर्क पड़ गया, इतनी कैंसर सर्विस की इंक्वायरीज आई, इतनी अर्ली स्टेज में आई। इसी तरह से यदि हम ओवेरियन के कैंसर के बारे में, पहले हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे ब्रेस्ट के बारे में हल्ला मचा हुआ है, कैंसर 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 हल्ला मचा हुआ है, सर्वाइकल कैंसर का हल्ला कम हो गया है क्योंकि अच्छा चलो वैक्सीनेशन लगा। ओवेरियन के बारे में हल्ला मचाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा ब्रेस्ट कैंसर से तो बच भी जाओगे, ओवेरियन कैंसर से बचाना मुश्किल होता है। कैंसर के लिए कौन सी स्क्रीनिंग कराते हैं? ओवेरियन कैंसर के लिए जैसे मैंने आपको बताया, कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग आप करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ओवेरियन कैंसर ही हो। वुमन तो बड़ी वल्नरेबल होती है, उसकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, तो उसके लिए पूरी स्क्रीनिंग करिए। आप कॉल्पोस्कोपी करिए, आप वेजाइनल अल्ट्रासाउंड से आपको पता लग जाएगा कि ओवेरियन मास है नहीं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से और कंफर्म हो जाएगा। फिर CA-125 नाम का एक टेस्ट है वो कराइए। यदि फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो आजकल BRCA1 BRCA2 ये जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल हैं, जिससे एक इंडिकेशन मिलता है कि BRCA1 BRCA2 से एक पता लगता है कि भाई हाँ इसको रिस्क है। ये जीन्स का टेस्ट है, ये मार्कर कहते हैं इनको, कि भाई इसकी तरफ इंडिकेट करता है कि हमें विजिलेंट होना है कि नहीं है। आप अगला कह देंगे कि जी वो टेस्ट पॉजिटिव हो गए हैं मगर अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं निकला, फलान दिमाग, तो मरीज शायद इस डर से न मर जाए कि अरे BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव है, मुझे ब्रेस्ट कैंसर होगा या मुझे, ऐसा नहीं है।
यदि ये टेस्ट पॉजिटिव होते हैं तो हमें एक प्रिकॉशन मिल जाती है कि भाई हमें और विजिलेंट होना होगा, ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर के जो कॉजेज हैं उनकी तरफ ध्यान देना होगा, हमें और फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग के लिए जाना होगा, हमें हॉस्पिटल जाने से शर्माना नहीं होगा। तो ये दोनों तरफ का है, मेडिकल साइंसेस की तरफ से भी ये फैसिलिटीज टेस्ट की अवेलेबल होनी चाहिए, और दूसरी तरफ से जो फैमिलीज हैं, हस्बैंड्स की रिलेक्टेंस है, सास बहू की रिलेक्टेंस, हर समय शिकायत करती रहती है ये हो गया वो हो गया, उससे डरी रहती है महिला। मैं आपको जनरल हॉस्पिटल पे आने वाली 80% जो भारत की जनता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं 5 स्टार हॉस्पिटल्स में जाने वाली लेडीज की बातें नहीं कर रहा हूँ। बहुत पीड़ा सही है और बहुत पीड़ा देखी है मैंने अपनी आंख से। डॉक्टर मनोज, जो आप कह रहे हैं, आपने लगातार आपने कहा है कि महिलाएं बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि ये रियलिटी है, जिस हिसाब से उनकी बॉडी बनी है कुछ भी हो सकता है, और इसी वजह से बार बार हम इस अवेयरनेस और विजिलेंस की बात कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज, क्या आप बताना चाहेंगे कि ओवेरियन कैंसर जिसके बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसकी स्टेजेस क्या होती हैं, किस तरीके से देखा जाता है, किस तरह समझा जाए इसकी स्टेजिंग में स्टेज 1, स्टेज 2 ओवरी तक लिमिटेड है, वो ओवरी से बाहर चला गया, ओवरी से आसपास के ऑर्गन्स में उसमें इन्फिल्ट्रेट कर लिया, उसके बाद ओवरी से लिम्फ नोड्स में जाके पेट में पानी भर गया। मैं स्टेज बता के क्या करूं, क्योंकि सारे ही केसेस लेट स्टेज में आ रहे हैं। स्टेज की बात तो तब होना जबकि हमारे पास एक ऐसी फैसिलिटी हो कि वुमन जाके कम से कम एक मैरिड वुमन वेजाइनल अल्ट्रासाउंड या एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड साल में एक बार तो करा ले। हर ओवेरियन कैंसर रैपिडली ग्रोइंग नहीं होता, इसको टाइम लगता है। तो यदि मान लीजिए एक ओवेरियन कैंसर का अभी डिटेक्ट नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर वो कहीं कुछ थोड़ा सा दिख गया, उसी समय थेरेपेटिक इंटरवेंशन मतलब इलाज में हम शुरुआत कर देंगे कि भाई सर्जरी करनी है। प्राइमरीली अर्ली स्टेज में सर्जरी होती है, लेट स्टेज में भी सर्जरी कर डालते हैं गायनोकोलॉजिस्ट, क्योंकि एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है जिसमें प्री ऑपरेटिव कीमोथेरेपी दे के और फिर सर्जरी की जाती है। उसको R0 कहते हैं, जब जहां कोई भी डिजीज ना छोड़ी जाए। फिर किसी में सर्जरी करके पोस्ट ऑपरेटिव, बिकॉज डॉक्टर त्रेहान बैठी हैं तो मैं ज्यादा बड़बड़ नहीं कहूंगा, वही बोलेंगी। सर्जिकल एस्पेक्ट उनका स्पेशलिस्ट है, हमारा भी है, पर और रेडियोथेरेपी तो हम लोग बहुत कम करते हैं। रेडियोथेरेपी का रोल बहुत ही टर्मिनली इल है, जहां कीमोथेरेपी सब फेल हो गई है। और तीसरी चीज ये है, आजकल कीमोथेरेपी में नए नए ड्रग्स निकल रहे हैं, नए नए मॉलिक्यूल्स निकल आए हैं जो कि बड़े महंगे होते हैं। आप ये एस्पेक्ट भी देखिए। लेट स्टेज डिजीज, लाइफ एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ टू लिव, और यदि लिव करना है तो फिर वहां ये खेल होता है कि अरे ये नई दवाई आई है, 17 लाख रुपए लग जाएंगे इसमें, लाइफ कितनी मिलेगी उससे। तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन है, प्रिवेंशन है। मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आज जब हम किसी चीज पर बात करते हैं तो पता चलता है कि कहाँ हम स्टैंड करते हैं, और जाहिर सी बात है हम उस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पर इस तरह की स्क्रीनिंग की अभी फैसिलिटीज हैं, सबके लिए नहीं है। ये फैसिलिटी हैं लेकिन कुछ महिलाओं के लिए हैं, लेकिन सबके लिए ये अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आपकी इंडिया है आज के दिन में, there are many Indias in India, that's all I'll say. There are so many middle class, there are many high class. Education is key, क्योंकि हमारे पास हाई क्लास भी और मिडिल क्लास भी मेडिकली एजुकेटेड अवेयर नहीं है। तो वो डॉक्टर के पास आ रही, डॉक्टर सिर्फ पैसे बनाने के लिए हमें जांच बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हम आपकी जांच करेंगे, ईयरली चेकअप्स करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि अंदर चल क्या रहा है। हम कोई अंतर्यामी थोड़ी आंखों से देख के बोला ये हो गया। जब हम उनको टेस्ट लिखते हैं तो वो अपने हैंडबैग पे तो खर्चेंगे लाखों रुपए, लेकिन टेस्ट के 2000 रुपए खर्चने में तकलीफ हो जाती है। तो ये जो मानसिकता है, ये कितना इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। ये बहुत जरूरी है सबके लिए जानना कि इसके बिना जैसे पैप स्मीयर ईयरली कराना ही है। इतनी सारी इंडियंस, मैं गायनी कॉन्फ्रेंसेस में जाती हूँ और डॉक्टर्स से भी कई बार पूछती हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट योर पैप स्मीयर ईयरली, और हम हाथ उठे, कोई शर्म की वजह से,
कि हम पैप स्मीयर कैसे कराएं। कोई, क्योंकि विमेन इनहेरेंटली थोड़ा चाहते हैं कि हमें ये करना होगा, तो कोई शर्म की वजह से, कोई अनअवेयरनेस की वजह से, और कोई बहुत कैजुअल होते हैं कि मुझे नहीं होगा भाई, ये तो मेरे नेबर को होगा। ये जो मानसिकता है, ये चेंज करके अवेयरनेस बढ़ाने का काम जो आप कर रहे हैं, निकिता, वो ऐसा क्यों बहुत है? ही देखिए, अच्छा। मैं बहुत जनरली, मैं सिर्फ यहाँ पे हम उस कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं जो कि जा सकते हैं, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आप जैसे घर में इस तरह का माहौल होता है कि आप कहते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, लड़कियां जाएं, लेकिन अगर कुछ बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं, या अगर कुछ कंसीव करना हो या प्रेग्नेंट हो तभी जाएं। ये रियलिटी है कि जब तक इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, आप सोचते हो कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ या नहीं। तो ये इस मानसिकता से निकलना बहुत जरूरी है अगर हमें इतनी बड़ी बड़ी जंग जीतनी है। आई एग्री विथ यू कि ये मानसिकता से निकलना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको समझना है कि गायनेकोलॉजिस्ट चेकअप ईयरली, जैसे जैसे आपका फिजिशियन चेकअप होता है, वैसे हमारे को अवेयरनेस स्प्रेड करनी है कि गायनी चेकअप होना बहुत जरूरी। एंडोमेट्रियोसिस, बाकी इतनी बीमारियां ओवरीज की, ये सारी चीजें, ना सिर्फ कैंसर्स बट बाकी भी तो बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं। आज आप उसको नहीं देखोगे तो कल जाके वो इनफर्टिलिटी में जाएगी, कल उसके बच्चे नहीं होंगे उसकी, और बाकी भी उसके ऑर्गन्स अंदर से जा रहे हैं। अवेयरनेस स्प्रेड हो ही नहीं रही है कि प्लास्टिक चीजें ना यूज करें, प्लास्टिसाइजर्स, पीसीबीज, ये सारे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से एंडोमेट्रियोसिस, कैंसर्स, ये सब अभी इसीलिए बढ़े हैं। डोंट ड्रिंक वाटर फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स। एक सिंपल सी चीज है कि मेटल की बॉटल यूज करो, ग्लास की बॉटल यूज करो। ये सारी चीजें अगर हम अवेयरनेस में डालेंगे तो ऑब्वियसली वी कैन चेंज। गो ऑर्गेनिक, डोंट यूज सो मेनी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, check on the products which you are using. Environmental toxins से ovarian cancer, breast cancer, endometriosis, adenomyosis, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। Price we are paying for modern living. हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं डॉक्टर मनोज। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, और आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि बिकॉज जब इतने स्पेशलिस्ट बताते हैं तो उसमें उसकी अलग ही बात होती है। आप क्या बताना चाहेंगे सर? दिल्ली सरकार का एक एक्सपीरियंस बताता हूं। बाल मेला था, 7 दिन में ये किताब लिखी गई थी, कैंसर की कहानी, जो बच्चों को सुनानी, और इसके 5 एडिशंस हो गए, ये शायद 5th एडिशन है, जो कि सोसाइटल कंट्रीब्यूशन से और गवर्नमेंट की तरफ से छपा था। स्कूल हेल्थ अवेयरनेस, सब्जेक्ट एज ए हेल्थ इन स्कूल एंड स्कूल कैंसर अवेयरनेस। जब ये किताब हमने बनाई पहले, अब तो 200 पेज की है, इसमें मार्कर्स वार्कर्स, क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई द मोलेस्टर, गरीब आदमी की चिंता, घर के फैमिली मेंबर में कैंसर हो जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। स्कूल लेवल पे जब हमने ये किया तो हमारे LNJP में मतलब इतनी इंक्वायरीज आने लगी, क्योंकि ये किताब जो है बच्चों के थ्रू उनके पेरेंट्स के बेडरूम में घुस गई और उनके पेरेंट्स ने पढ़ना शुरू कर दिया, और बच्चों को ये सिखाया गया कि यार वो क्या कहते हैं, तेरे यहाँ मिल्क वेंडर, वेजिटेबल वेंडर आए, तो अब वो बच्चे कैसे करें। पर इसमें एडोलेसेंट बच्चे थे, उनको बहुत नॉलेज थी, उन्होंने बातचीत करनी शुरू की। इस तरह से उन्होंने फिर पुअर पीपल स्टार्टेड रिवीलिंग देयर प्रॉब्लम्स, कि हमें ये है, हमें वो है। बच्चों ने ये कह दिया, बच्चों ने पापा से कह दिया, पापा सिगरेट बाहर जाके पियो। मेरी मदर करेक्ट कर रही थी, कह रही हैं कि घर से बाहर निकाल देगा तुम ये सब लिख रहे हो किताब में। ये अवेयरनेस हमें स्कूल लेवल से शुरू करनी है, एडोलेसेंट लेवल पे शुरू करनी है। उस बच्ची को बता देना है कि देख बेटा, by being a woman, it's a great thing. That is why woman is being prayed in India, Gauri, Durga, Saraswati. But then तेरे को 11 जगह के एक्स्ट्रा रिस्क हैं जिनकी तरफ तुझे कॉशियस रहना है। तो ये स्कूल कैंसर एजुकेशन का है, वो करना बहुत जरूरी है। इन एडिशन टू दैट, स्कूल टीचर्स को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। जब मैं ये किताब बना रहा था तो हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा, डॉक्टर शर्मा, यू आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ प्राइवेट पार्ट्स, इस तरह की बातें तुम उसमें लिख रहे हो, ये कैसे। मैंने कहा सर, मेरी लड़कियां 6th और 7th में हैं, वहां सैनिटरी पैड वाले आते हैं, सारे लड़कों को बाहर कर देते हैं और फिर सैनिटरी पैड और मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ाते हैं वहां पे।
then he agreed कि this book can proceed. I am telling you, this is about 15-20 years back. तो हमको और हर टीवी प्रोग्राम में जहां इससे इश्यूज आते हैं मैं दिखा, स्कूल में अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज मुझे क्षमा करिएगा, मीडिया ने फालतू की चीजों में, फालतू के महिमा मंडन में, क्रिकेट में, स्टॉक मार्केट में, चोर डकैती, रेप में टाइम वेस्ट किया है. पर हेल्थ के बारे में प्रोग्राम्स बंद होते चले गए हैं. उन टीवी चैनल्स में जहां मैं रेगुलर हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए जाता था वो बंद कर दिए गए. लोकसभा टीवी में नए प्रोग्राम्स मैंने लॉटी एलोरिक और वो मिसेस झा के साथ किए हुए, वो होते ही नहीं है. दूरदर्शन में वो बंदा कहता है मेरे से कि वी आर इनंडेटेड विद कैंसर प्रोग्राम्स. वो डॉक्टर बख्शी, मिस्टर बख्शी या क्या था, कि सवेरे भी देखो डॉक्टर शर्मा, शाम को कोई लेडी बैठी हुई है कैंसर के बारे में बात कर रही है. मैंने कहा सर, डू यू नो उसका नतीजा? यहाँ के कैंसर हॉस्पिटल के जो सीनियर्स थे, मेरे कलीग्स थे, उन्होंने कर दिया कि तुम ये क्या कर रहे हो, हमारी आफत हो गई है. मरीज देखते देखते हर एक कोई इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाता. नंबर ऑफ पेशेंट्स हैव शॉट अप. आप देखिए मीडिया का इफेक्ट. हाथ कंगन को आरसी क्या. यहाँ पर ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखना जरूरी है. और सालाना जो कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग की बात की जा रही है, वो हर डॉक्टर ये बात कह रहा है और हमें इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है. क्योंकि जो पेन, जिस पेन के थ्रू ये सारे मरीज जाते हैं 3rd और 4th स्टेज में, शायद ये बयां भी नहीं कर पा रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज, हमसे बात करने के लिए. डॉक्टर निकिता, ये सारी बातें आपने बताई और हम उम्मीद करेंगे कि लोग इन बातों को सुने, समझें और कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग या अपना ध्यान रखें, अपने पे नजर रखें. बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत.